हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जनरल डिफेंसेस टू एन एक्शन इन टॉर्ट। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं। जनरल डिफेंसेस का इस्तेमाल लाइबिलिटी से बचने के लिए किया जाता है। जनरल डिफेंसेस वो एक्सक्यूजेस हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप लाइबिलिटी से बच सकते हैं। जब प्लेंटिफ के द्वारा एक्शन लिया जाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। प्लेंटिफ मतलब वो व्यक्ति होता है जिसका नुकसान हुआ है और जो लीगल एक्शन लेना चाह रहा है, और डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसने नुकसान किया है और जिसके खिलाफ केस को फाइल किया गया है। तो अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, और एक्शन लेने की वजह हो सकती है कि जो प्लेंटिफ है उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, उसको कोई लीगल डैमेज पहुंचाया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। अगर प्लेंटिफ के द्वारा सक्सेसफुली प्रूव कर दिया जाता है कि डिफेंडेंट की वजह से प्लेंटिफ का नुकसान हुआ था या फिर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ था, तो ऐसे टाइम पर जो डिफेंडेंट है वो लायबल हो जाता है कि अब वो कॉम्पनसेट करे। जहां प्लेंटिफ को पावर दी गई है कि अगर प्लेंटिफ के साथ में कुछ भी गलत होता है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है, वहीं डिफेंडेंट को भी पावर दी गई है कि वो किस तरह से लायबिलिटी से बच सकता है। डिफेंडेंट के पास में जो लायबिलिटी से बचने के डिफेंसेस होते हैं उन्हें ही हम जनरल डिफेंसेस कहते हैं। सबसे पहला जनरल डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। डॉट में बताए गए सारे ही जनरल डिफेंसेस में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला डिफेंस है वो है प्राइवेट डिफेंस। अगर डिफेंडेंट ऐसा बोलता है कि डिफेंडेंट ने अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या फिर किसी और को बचाने के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, और नुकसान भी ऐसे पहुंचाया है जहां पर जो व्यक्ति है उसने रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया है। अगर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि जो डेंजर आया है वो इमिनेंट डेंजर है और यहाँ पर अभी कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि उसकी मदद कर सके, और अभी जो भी एक्शन लेना है उसे खुद को ही लेना है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइवेट डिफेंस है। पर यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी नुकसान पहुँचाया जाए वो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ही पहुँचाया जाए और एक लेवल से ज़्यादा नहीं पहुँचाया जाए। जितना नुकसान रीज़नेबल है, जितने में काम हो सकता है, उतना ही नुकसान पहुँचाया जाए, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, और यहाँ पर ये व्यक्ति इस नुकसान से बचने के लिए सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक प्राइवेट डिफेंस है। बस यहाँ पे कंडीशन दो होती हैं, और वो दो कंडीशंस ये हैं कि वहाँ पर अथॉरिटी मौजूद ना हो और जल्दी से जल्दी अथॉरिटी के आने के चांसेस भी ना हो। अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये इमिनेंट डेंजर है और यहाँ पर मुझे अभी कोई अथॉरिटी से कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है, और जो व्यक्ति उसको नुकसान पहुँचाने आ रहा है ये व्यक्ति उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है। प्राइवेट डिफेंस के दो एसेंशियल्स हैं कि वहाँ पर इमिनेंट डेंजर का होना ज़रूरी है। अगर लाइफ या प्रॉपर्टी को इमीडिएट थ्रेट है और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो किसी अथॉरिटी से सहायता लेने में भी असमर्थ है क्योंकि आसपास कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, तो ऐसे समय पर व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है प्रोपोर्शनल फोर्स। जितनी ताकत की आवश्यकता होती है बस उतने ही फोर्स को लगाया जाना चाहिए। अगर थोड़े से ही फोर्स लगाने से बात संभल रही है तो सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए। हालात को काबू करने के लिए रीजनेबल फोर्स ही लगाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक रात को चोर डिफेंडेंट के घर में घुस आता है और यहाँ पर डिफेंडेंट को घायल करने की कोशिश करता है उसे रॉड से मार के। तब यहाँ पर डिफेंडेंट के पास में अधिकार है कि डिफेंडेंट भी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है उस थीफ के अगेंस्ट। और जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल फोर्स की बात की गई है, अगर यहाँ पे डिफेंडेंट के पास में गन है तो डिफेंडेंट को थीफ के पैरों में ही गोली मारनी चाहिए। ऐसे किसी पार्ट पे गोली नहीं मारनी चाहिए जिससे वो मर जाए। अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंडेंट उसके पैर पे गोली चला सकता है, पर ऐसी किसी जगह नहीं चला सकता जिससे चोर की जान ही चले जाए। अगला जो डिफेंस है वो है नेसेसिटी। कानून की एक कहावत है, नेसेसिटी नोज नो लॉ,
किसी हार्म या लॉस को रोकने के लिए डिफेंडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, जिससे वो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लॉस या हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है डिफेंडेंट को, तब यहाँ पर डिफेंडेंट भी उस व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकता है और नेसेसिटी को एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पर डिफेंडेंट को यहाँ पे यही बात ध्यान में रखनी है कि वो जस्टिफाइड हार्म पहुंचाए, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे सामने वाले व्यक्ति को। अगला डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको कुछ भी करके प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। भले ही चाहे कितनी भी केयर और अटेंशन दी जाए, उसके बावजूद भी ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता हो, ऐसे एक्सीडेंट को हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं। और लाइबिलिटी से बचने के लिए इनएविटेबल एक्सीडेंट एक डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड, कोई अनयूजुअल एक्ट जो कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई नेचुरल फोर्स जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में आती है। एक्ट ऑफ गॉड को विस मेजर भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ह्यूमन इमेजिनेशन से बाहर होते हैं और यहाँ पर ह्यूमन इसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकता है अपने इंटरवेंशन के द्वारा। एक्ट ऑफ गॉड को एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है लाइबिलिटी से बचने के लिए। अगला डिफेंस है मिस्टेक। अगर डिफेंडेंट गलती से किसी चीज़ को क्या समझ बैठता है, तो यहाँ पर वो उस मिस्टेक को एज ए डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। मिस्टेक दो टाइप्स की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर आपको कानून नहीं पता है तो आप इसको डिफेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये बताता है मिस्टेक ऑफ लॉ। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई गलत कार्य करने से पहले आपको जानकारी ही नहीं थी कि इसके साथ में कौन सा लीगल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा या फिर कानून इस अपराध के बारे में क्या कहता है। सिविल और क्रिमिनल केस में अगर आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसे डिफेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो टॉर्ट्स में वैलिड नहीं होता है। अगला जो डिफेंस है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर जो एक्ट है जिसके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है उसे सैंक्शन किया गया था किसी स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट के द्वारा या फिर किसी लॉ के द्वारा जो कि पास किया गया था लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ऐसे एक्ट के लिए डिफेंडेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला डिफेंस है कि अगर प्लेंटिफ खुद ही एक रॉन्ग डूअर हो, अगर प्लेंटिफ खुद ही गलत कार्य कर रहा था तो यहाँ पर वो डैमेजेस को रिकवर नहीं कर सकता है डिफेंडेंट से। अगर डिफेंडेंट इस बात को असर्ट करता है कि जो प्लेंटिफ है जो कि ये केस लेकर आया है वो खुद ही गलत था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट को लाइबिलिटी से फ्री कर दिया जाएगा। अगला डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ये बताता है कि अगर प्लेंटिफ ने ही कंसेंट दी थी किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए और जो कंसेंट दी गई थी वो किसी के दबाव में आके नहीं दी गई थी, अपने मन से दी गई थी, बिल्कुल फ्रीली और रिस्क को जानते हुए दी गई थी, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई अधिकार नहीं है कि वो डिफेंडेंट को सू कर सके। यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है डिफेंडेंट के द्वारा। अब आप सभी के लिए एक सवाल है, स्क्रीन पे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जनरल डिफेंस नहीं है? ए मिस्टेक, बी प्राइवेट डिफेंस, सी इनएविटेबल एक्सीडेंट, डी पब्लिक डिफेंस। अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।